राष्ट्रीय एकता और अनुवाद इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो साहित्यिक अनुवाद के बाद संचार और सूचना के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो अनुवाद की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा मिलती है, उसमें भी हमें राष्ट्र की मूल भावना की रक्षा, संविधान की मूल भावना की रक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा की रक्षा, इन पर बल दिखाई देता है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर निकलते हैं, उनमें भी हम जो सामग्री प्रकाशित होती है वो चाहे सूचनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो या आनंदात्मक हो, साहित्य हो या साहित्येतर क्षेत्र की सामग्री हो, उनमें भी राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता दी जाती है। अनेक प्रकार की पुस्तकें जो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं, वो चाहे किसी कार्यालय के, किसी मंत्रालय के, किसी बैंक बीमा कंपनी के, तमाम तरह की जो उनके मैनुअल्स हैं, उनके विवरण हैं, वो प्रकाशित होते हैं। उनमें भी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पोस्टर हैं, पैम्फलेट हैं, बैनर हैं, वॉल राइटिंग है, ये सब प्रिंट मीडिया के विभिन्न रूप हैं। इन सब में जो सामग्री मौलिक या अनुदित रूप में छपती है, उनके मूल में एक मंतव्य, एक उद्देश्य रहता है, और वह राष्ट्र सर्वोपरि, इसको ध्यान में रखते हुए ही मुद्रण आदि किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, फिल्में, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वॉकी टॉकी, फैक्स, टेलीप्रिंटर, ट्विटर, ब्लॉग राइटिंग आदि। अब तो नए नए बहुत से नेटफ्लिक्स आदि बहुत से ऐसे माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के रूप में हमारे सामने आ गए। दूरदर्शन पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर ऐसे अनेक पक्ष दिखाई देते हैं जहां सूचनाओं का या मनोरंजन की, ज्ञान की सामग्री का आदान प्रदान होता है। उन सबके मूल में भी राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की गरिमा को केंद्र में रखकर सामग्री का प्रसारण होता है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम हमेशा से रहा है। जब से हम आज़ादी का सपना देखने लगे, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर हम देखें, फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में और अब 21वीं शताब्दी में हम देखें, समाचार पत्रों ने समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है, एक पठनीयता पैदा की है। सुबह की शुरुआत जब होती है तो समाचार पत्र की उत्कट प्रतीक्षा मनोभाव ये दिखाई देता है। समाचार पत्र न मिले तो जीवन कुछ छूटने का सा बोध कराने लगता है। 1826 में जुगल किशोर जी के संपादन में हिंदी का पहला महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड नाम से, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यहाँ भी राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। वर्तमान समय में भी हर प्रदेश में अनेक प्रादेशिक पत्र पत्रिकाएं, क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाएं, यहाँ तक के बाजारी जो समुदाय हैं बाजार के, उनमें भी वहाँ के क्षेत्रीय, स्थानीय बहुत से समाचार पत्र या पत्रिकाएं नियमित रूप से कहीं दैनिक, कहीं साप्ताहिक, कहीं पाक्षिक, कहीं मासिक, इस तरह प्रकाशित होते हैं। उनमें राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न विषयों से संबद्ध सामग्री का, सूचनाओं का, जानकारियों का मौलिक और अनूदित रूप में प्रकाशन होता है। तो जो अनुवाद उसमें मिलते हैं
अगर क्षेत्रीय भाषाओं की ऐसी पत्र पत्रिकाओं पर दृष्टि डालें तो वहाँ की भाषाओं में उनका अनुवाद होता है, और अगर हिंदी क्षेत्रों में देखें तो हिंदी भाषा में उनका अनुवाद होता है। तो ये हिंदी से प्रादेशिक भाषा और प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी में अनुवाद का ये सिलसिला सतत चलता दिखाई देता है। आज सामान्यतः अगर अनुमान लगाएं तो 55,000 से अधिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित रूप से होता है। कुछ बंद होते हैं, कुछ नए शुरू हो जाते हैं। इस तरह समाचार पत्र पत्रिकाएं अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में शुरू से, प्रारंभ से ही आगे रही हैं, अग्रसर रही हैं। कुछ समाचार पत्रों के नाम अगर लें तो बंगला के आजकल, वर्तमान, गुजराती के गुजराती समाचार, दिव्य भास्कर, कन्नड़ के जनतावासी, प्रभा, उषा किरण, मराठी के केसरी, देशदूत, महाराष्ट्र टाइम्स, ऐसे बहुत से समाचार पत्र हैं, राजस्थान पत्रिका। इन पत्रों के पश्चात प्रिंट माध्यम के अंतर्गत पुस्तकें, जिसमें ज्ञान विज्ञान का खजाना है जो कभी कभी समाप्त नहीं होता। हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुदित पुस्तकें राष्ट्र के वैचारिक परिदृश्य के निर्माण में सहायक होती हैं। परस्पर सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्यों का आदान प्रदान इन अनुदित पुस्तकों के माध्यम से होता है। संवेदनाओं के धरातल पर हम एकत्व का अनुभव करने लगते हैं। इसी तरह सुख दुख की अनुभूति का भी अखिल भारतीय स्तर पर जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें भी एकता या एक रूपता ये दिखाई देती है। इसी तरह अनुदित विज्ञापन भी सूचना का प्रसार करने और राष्ट्रीय एकता को कायम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। चाहे वो दूरदर्शन हो, रेडियो हो, सिनेमा हो या विद्युतीय माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो, इन सब में बहुत सी राष्ट्र को राष्ट्रीय गरिमा, गौरव और मर्यादा को केंद्र में रखकर ही सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण यह होता है। रेडियो एक महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम रहा है। बीच में कुछ वर्षों रेडियो कुछ खामोश हो गया था या उसकी जो ग्राह्यता थी वो कुछ कम हो गई थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में, लगभग जब से उसमें प्राइवेट चैनल शुरू हुए, निजी चैनल शुरू हुए, तब से रेडियो पुनर्जीवित हुआ, अपितु पुनर्जीवित ही नहीं, अत्यधिक लोकप्रिय भी हो गया। हमारे प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम रेडियो ने ही पूरे देश और दुनिया में लोकप्रिय बनाया। एक ऐसा माध्यम है जो सहज उपलब्ध है, जो बहुत महंगा भी नहीं है, और हम उसे विद्युतीय माध्यम से भी और बिना उसके भी, बिना तार के भी हम उसका आनंद ले सकते हैं, जिसका आविष्कार 1895 में मूलतः इटली के मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रेडियो का भारत में आगमन 1923 में हो गया था। आज़ादी के बाद रेडियो सरकार के अधीन आ गया। वर्तमान समय में रेडियो के 200 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं। इसके द्वारा देश के 98-99% जनता की अपेक्षा की पूर्ति होती है और लगभग देश के हर राज्य में पर्वतीय या समतल भूमि पर रहने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को रेडियो सुनने का, उससे आनंदित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि वो चाहे तो इससे उपकृत हो सकता है। भारत की अनेक बोलियां और भाषाओं में रेडियो का प्रसारण अब होता है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, वहाँ की भाषाओं में, वहाँ की बोलियों में, उपबोलियों में भी रेडियो पर तरह तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इस तरह रेडियो संपूर्ण देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों से उन्हें जोड़ता है, देश की उपलब्धियों से, देश की गति प्रगति से पूरे रेडियो के माध्यम से पूरे देश के लोग
ज्ञानार्जन करते हैं। ऐसे ही टेलीविज़न एक सशक्त उपकरण बनकर आया, जिसने 1925 में बेयर्ड नाम के वैज्ञानिक ने जिसका आविष्कार किया। टेलीविज़न की शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को की सहायता से हुई थी। आज के दौर में केबल के आ जाने से भारत में चैनलों की भरमार हो गई। केबल टीवी या डिश टीवी आदि, इन्होंने प्रादेशिक भाषाओं के चैनलों के आगमन से स्थानीय जनता की रुचि टीवी में और बढ़ा दी। टेलीविज़न में स्थानीय भाषाओं में जब कार्यक्रम आने लगे, इसलिए अब वो बंगला भाषा का, मराठी का, गुजराती का, तमिल का, तेलुगु का, उड़िया का, कन्नड़ का, सबके अलग अलग चैनल हमें अब टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। इसी तरह रेडियो टीवी दोनों ने क्रांतिकारी काम किया, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में जोड़ने का। आज लगभग हर घर में टीवी सहजता और सुलभता से उपलब्ध है। इसी के माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, अद्यतन अधुनातन जानकारियों से उपकृत होते हैं, लाभान्वित होते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। हमारे समय का सदुपयोग भी होता है उन जानकारियों से। राष्ट्रीय जो पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, सामाजिक सांस्कृतिक पर्व हैं, होली है, दीपावली है, बैसाखी है, लोहड़ी है, संक्रांति है, पोंगल है, बिहू है, बहुत से ऐसे पर्व जो समय समय पर, बहुत से उत्सव हैं राष्ट्र के, जिस पर राष्ट्र गौरवान्वित होता है। उन सब का प्रसारण रेडियो टीवी में जब होता है तो पूरा देश उससे जुड़ता है, उससे आनंदित होता है। उसमें भी राष्ट्रीय एकता की झलक मिलती है। बंगला हिंदी अनुदित धारावाहिकों में अगर हम देखें, जो टेलीविज़न पर सीरियल्स के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए, उसमें श्रीकांत, चरित्रहीन, मुजरिम हाजिर, प्रथम प्रतिश्रुति, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। और संस्कृत से हिंदी में या भारतीय भाषाओं से हिंदी में हम जब देखते हैं तो रामायण है, महाभारत है, चाणक्य है, ऐसी बहुत सी रचनाएं। और यही नहीं, जो नीति कथाएं हैं हमारे अलग अलग राज्यों में, जिन्होंने अपनी लोकप्रियता से पूरे भारत को अभिभूत किया, जैसे मालगुडी डेज है, भारत एक खोज है। भारत एक खोज भी अनुदित रचना पर बना हुआ सीरियल है, धारावाहिक है। टीपू सुल्तान है, महाभारत, रामायण, चाणक्य आदि हैं। इनका न केवल हिंदी में अपितु हमारे देश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और प्रसारण भी हुआ। और सभी राज्यों में जिन जिन भाषाओं में ये अनुदित और प्रसारित हुए, प्रदर्शित हुए, उनमें इनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। बल्कि इस तरह की रचनाओं पर तो सिनेमा ने भी अनुदित रूप को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यदि हम देखें तो कौन बनेगा करोड़पति को देख लें, हम लोग जैसे सीरियल को देख लें, बुनियाद जैसे सीरियल को देख लें, इन सब ने हमारी संयुक्त परिवार प्रथाओं को, हमारी वैवाहिक परंपराओं को, हमारे रीति रिवाजों को अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाया। और यही केवल हिंदी में नहीं, भोजपुरी में, बंगला में भी इन्होंने बहुत लोकप्रियता अर्जित की। हम देख सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति ने जितनी ख्याति हिंदी में उपलब्ध की, उतनी ख्याति उन्होंने देश की अन्य भाषाओं में अनुवाद होकर, उसके जो होस्ट हैं, प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं, वो बदलते रहे, लेकिन ये भारत की अनेक भाषाओं में इसका प्रसारण होता रहा। टेलीविज़न के अतिरिक्त कंप्यूटर, इंटरनेट, इन्होंने भी राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी
ये अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। कंप्यूटर भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में अब उपलब्ध हो गया है, जैसे मराठी में, असमिया में, बंगला में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, इन भाषाओं में कंप्यूटर पर काम करने की सुविधा अब उपलब्ध है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से अनुवाद कार्य भी प्रचुर मात्रा में होने लगा है, क्योंकि अब यह जमाना मशीनी अनुवाद का जमाना भी है, युग भी आ गया है। भले ही मशीनी अनुवाद में कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां, कुछ सीमाएं हों, लेकिन अनुवाद की गति इससे बड़ी है और मशीनी अनुवाद को संशोधित, संवर्धित, संपादित करने के बाद हम उसके वास्तविक रूप तक पहुंच सकते हैं। कंप्यूटर की यह सीमा है कि वो शब्दानुवाद अधिक करता है, वो भावानुवाद तक उतना नहीं पहुंच पाता, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को सुरक्षित रखने में अगर अनुवादक रचनात्मक भूमिका निभाता है तो मशीनी अनुवाद को, जो अभी इस कार्य को पूर्णतः करने में सक्षम नहीं है, उसको संशोधित, संवर्धित करके, पुनरीक्षित करके अनुवादक उपयोगी बनाता है। हो सकता है कि आने वाले समय में मशीनें, कंप्यूटर, अनेक प्रकार के ऐप्स जो अनुवाद कर रहे हैं, वो भी 100% अनुवाद कार्य को प्रस्तुत कर सकें, लेकिन इंटरनेट वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सार्थक सिद्ध कर रहा है। ये भारतीय सांस्कृतिक मूल मंत्र है। ये पूरी वसुधा, ये पूरा विश्व, इसकी पृथ्वी एक कुटुंब है, एक परिवार है। और ये जो कुटुंब भाव है, यह समाज और संस्कृति के कारण है। ये बाजार या पैसे के कारण नहीं है, ये व्यापार के कारण नहीं है। भारतीय संस्कृति तो पूरी वसुधा को एक संयुक्त परिवार की तरह देखती है। इसलिए उसके माध्यम से व्यक्ति कहीं भी कोई भी सूचना कुछ ही क्षणों में इंटरनेट से पा लेता है और वह अपनी अपनी भाषा में उसको देख भी लेता है। इसलिए जनसंचार के सभी माध्यमों में अनुवाद राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। वो चाहे नाटक का रूप हो, उपन्यास का रूप हो, कहानी का रूप हो, सिनेमा का रूप हो, विज्ञापनों का रूप हो। अनेक ऐसे विज्ञापन हमने देखे हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता को चित्रित करने का सफलतम प्रयत्न किया गया है। समाचारों में, विज्ञापनों में, लेखों में, अग्रलेखों में, संपादकीय में, फीचर लेखन में या फीचर प्रदर्शन में, साक्षात्कारों में, विश्लेषण में हम इसी अखिल भारतीय एकता को देख सकते हैं। यानी उसकी जो राष्ट्रीय एकता की अपनी एक संवैधानिक मर्यादा है, उसकी रक्षा पूरा मीडिया समर्पित भाव से करता है। इसी तरह मित्रों, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद, इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं, विचार करते हैं, तो राष्ट्रीय एकता का मूल भाव, बीज भाव वहां भी दिखाई देता है। यह युग तो विज्ञान का, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, उद्योगों के विकास का युग है और इन सब में भी राष्ट्र की एकता, इसको सर्वोपरि रखा जाता है। मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे विज्ञान का महत्व बढ़ता है, वैसे वैसे विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। इसीलिए विज्ञान की भाषा को सार्वभौमिक भाषा बनाना अनुवाद के माध्यम से यह अपेक्षित भी होता है, क्योंकि वैज्ञानिक सूचनाओं का आधार तथ्य और प्रमाण होते हैं और वह अगर सार्वभौमिक नहीं होगा तो उसके अनुवाद की उपादेयता ही प्रश्न चिन्हित हो जाएगी। विज्ञान के अंतर्गत अनेक विषय समाहित होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि आदि। भारत में वैज्ञानिक अनुवाद के स्तर दो प्रकार के दिखाई देते हैं। भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी से अनुवाद और विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद।
आज भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान की मूल भाषा अंग्रेजी रही है, दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्नातकोत्तर विज्ञान शिक्षा की भाषा अंग्रेजी रही है। लेकिन अब NEP के आने से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से स्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। स्कूली शिक्षा या स्नातक स्तरीय शिक्षा भारतीय भाषाओं में अब उपलब्ध होने लगी है। प्रशासनिक प्रोत्साहन न भी मिले तो भी हिंदी में, विज्ञान में अब बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अनेक पुस्तकें, पूरी NCERT, SCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको देखें, विज्ञान लेखन की पत्रिकाओं को देखें, समाचार पत्रों में वैज्ञानिक या विज्ञान विषयक लेखों के प्रकाशन और लेखन को देखें, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे स्थिति बदल रही है और हम अब भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को रेखांकित करने पर बल दे रहे हैं। अब केवल अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की जो परंपरा है वह नहीं रही, बल्कि वो धीरे धीरे अब कम हो रही है और भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उस पर बल दिया जा रहा है। 1998 तक केवल 13 भारतीय भाषाओं में विज्ञान विषयक लगभग 25,000 पुस्तकें और हिंदी में 2,000 पुस्तकें इस तरह की हमें मिलती थीं। 98 के बाद इस प्रकाशन संख्या में वृद्धि हुई। इसके उल्लेख भी अब बहुत से प्रामाणिक दस्तावेजों के रूप में पत्र पत्रिकाओं में मिलते भी हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ग्रंथ के अनुवाद के क्षेत्र में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यपुस्तक वाला प्रयोग भी स्वीकार किया गया। कृषि विश्वविद्यालय से कृषि और पशुपालन से संबंधित उपाधि स्तरीय पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से अब चलने लगे। हिंदी में पाठ्यपुस्तकें तैयार करनी पड़ी, करवाई गई और अभी भी लगातार हो रही हैं। और अब तो सुखद अनुभव ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने, विश्वविद्यालयों ने अब चिकित्सा के क्षेत्र में MBBS जैसी उपाधि भी हिंदी के माध्यम से, MBA या प्रबंधन की उपाधि भी हिंदी माध्यम से, विधि की, लॉ की उपाधियां भी हिंदी माध्यम से अब जब उपलब्ध हो रही हैं तो पूरा देश उनसे लाभान्वित हो रहा है, उपकृत हो रहा है। इसलिए आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। निरंतर देश विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। विज्ञान की स्थापना और निष्कर्षों को अंग्रेजी और अन्य विश्व की भाषाओं में अनुदित भी विधिवत किया जा रहा है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यदि देखें तो इस क्षेत्र में अभी तुलना में उतनी संतोषजनक उपलब्धि नहीं है, कमी है, किंतु धीरे धीरे उस कमी को पूरा करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो अपने वक्तव्य, अपने लेख, शोधालेख, शोध प्रबंध आदि वो भारतीय भाषाओं में और हिंदी में प्रस्तुत करें। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति एवं एकता के लिए वैज्ञानिक विषयों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रशासन को युद्ध स्तर पर अभी प्रयत्न करने हैं। इसी से राष्ट्रीय एकता और अधिक सशक्त हो पाएगी। इसी तरह वाणिज्यिक अनुवाद और राष्ट्रीय एकता, इस पर भी अगर हम दृष्टि डालें, कॉमर्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, कोई भी देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है तो उसे शक्तिशाली देश माना जाता है। आज 21वीं शताब्दी में बाजारवाद, औद्योगिकरण, लघु कुटीर, इन सब उद्योगों के विकास में वाणिज्य और व्यापार की भाषा का भी संवर्धन लगातार हो रहा है। वाणिज्य और व्यापार की भाषा के संवर्धन के साथ साथ वर्तमान समय में अनुवाद की मांग भी बढ़ रही है, उसकी महत्ता भी बढ़ रही है। वाणिज्यिक साहित्य के अंतर्गत वाणिज्य, व्यापार, बैंक, बीमा, विज्ञान, विज्ञान लेखन, क्रय विक्रय आदि, इन सब पर अगर हम दृष्टि डालें तो भारत दुर्लभ उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इन सब की शब्दावली, इनके वाक्य विन्यास, इनकी प्रयुक्तियां, उनकी संरचना, उनको लक्ष्य बनाकर भी अनुवाद के माध्यम से हम पूरे अखिल भारतीय स्तर पर देशवासियों तक, नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उससे भी विषय का, अभिव्यक्ति कौशल का
भाषाई सौंदर्य का एकत्व पूरे अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ने लगा है। चाहे मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, शब्द संपदा हो, ज्ञान विज्ञान की अवधारणाएं हों, उन सब में भी परस्पर विनिमय, आदान प्रदान बढ़ रहा है। वाणिज्यिक साहित्य की भाषा प्राय तकनीकी, अर्ध तकनीकी होती है और बाजार 3 प्रकार के माने जाते हैं: वस्तु बाजार, स्कंद बाजार, मुद्रा बाजार। इन सभी बाजारों की सूचनाओं के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से देश के राज्यों के बहुत से भाषाभाषी लोग लाभान्वित होते हैं। एक दूसरे राज्य से व्यापारिक सहयोग बढ़ता है और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। वाणिज्यिक साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बैंक। आज बैंकों में हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय या भारतीय भाषाओं में अभिरुचि बढ़ने लगी है, सम्मान का परिवेश बनने लगा है। भारतीय भाषाओं में बैंकों में कुछ भी लिखित सामग्री स्वीकार की जाने लगी है, हस्ताक्षर भी या तमाम तरह के पत्र परिपत्र आदि भी, इनमें भी अब स्वागत हो रहा है। तो ग्राहक की भाषा में अगर बैंक का कार्य किया जाए, बैंक के कार्यों का निष्पादन हो, तो कहीं अधिक प्रगति होगी, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधेगा। बहुत से राज्यों में, ग्रामीण इलाकों में, अंचलों में बैंकिंग व्यवहार में हम देख सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में अब अनुवाद के माध्यम से ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और राष्ट्र एकीकरण की दिशा में पूरी तरह सार्थकता हासिल कर रहा है। वाणिज्यिक अनुवाद की उपादेयता और महत्व के संदर्भ में बहुत से लोगों ने विचार किया, जिसमें विज्ञप्तियों, अनुदेशों, पत्रों, देयकों, विपणन के माध्यमों, यातायात के संसाधनों, व्यापार की गतिविधियों आदि में अनुवाद की उपादेयता ये लगातार बढ़ रही है। इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लेकर दैनिक बाजार और शेयर बाजार तक, तमाम वित्तीय संस्थाओं तक, व्यावसायिक भाषा के विस्तार तक हम देखें, उसकी सम्यक प्रयुक्ति में अनुवाद की अप्रतिम भूमिका दिखाई देती है। तो इस तरह मित्रों, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता में अनुवाद उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए देश के चहुमुखी और बहुमुखी विकास के लिए अब अनुवाद की रचनात्मकता को स्वीकार किया जा रहा है और उसे प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस विषय को मित्रों यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।